हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे पार्थ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बनिक यौगिक और उनके जितने आज यूपीएससी नाम बनने वाले होंगे और इसमें जितने हमारे टॉपिक होंगे आज सारा कवर करने वाले हैं, चाहे वो ऑफलाइन होने वाले हो चाहे ऑनलाइन। यहाँ पे जितने बैठे हैं उन सब का भी रिवाइज हो जाएगा और आप लोगों का भी एक चैप्टर आज कवर हो जाने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। हाइड्रोकार्बन से आपका स्टार्ट होगा और हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से हमारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी संयोजकताएं कितनी होती हैं, हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे। जिसमें मेरा पहला टॉपिक है संयोजकता। और संयोजकता को आपको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दिए गए एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे। जब तक आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता होगा तब तक आप किसी भी एलिमेंट की संयोजकता नहीं लिख पाएंगे। और आपको संयोजकता अगर नहीं लिखने आता है तो आप किसी भी यौगिक में जो भी दो परमाणु के मध्य आबंध बनते हैं उसको आप किसी भी परिस्थिति में नहीं बना पाएंगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आपका है संयोजकता। तो हम परिभाषा के साथ चलेंगे। संयोजकता किसे कहते हैं तो वो जान लीजिए पहले। किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। सभी लोग लिखेंगे भी। ये आपका संयोजकता का परिभाषा है। केवल आप यही नहीं बता सकते हैं, आपके पास ढेर सारी विधि है बताने का। ये भी बोल सकते हैं कि किसी दिए गए अगर अणु या परमाणु है उस पर कितने चार्ज है, वो भी उसकी संयोजकता होती है। या उसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो सभी हमारे संयोजकता के नाम से जाने जाएंगे। और दिए गए कार्बनिक यौगिक में हम कौन कौन से एलिमेंट के बारे में जानेंगे, वो केवल और केवल आपको ये याद रखना होगा, हाइड्रोजन। और एक आते हैं आपके कार्बन, एक और आते हैं आपके नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका क्लोरीन। इतने अगर आपको याद है तो आप जान लीजिए कि आप कार्बनिक यौगिक जितने बनेंगे उनमें से आपको आता है, नहीं तो आपको नहीं आ पाएगा। सबका नोट हो गया। चलिए, इसका एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, इसका आपका 6 होता है, इसका होता है 7, इसका होता है 8 और इसका होता है, ये आपका परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये मैंने एक बार और पढ़ाया है और मैं ये सोच रहा हूं कि इस एक ही वीडियो में सारा कवर कर दूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका 1, इसका हो जाएगा 2 और 4, इसका हो जाएगा 2 और 5, इसका हो जाएगा 2 और 6, इसका हो जाएगा 2, 8 और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जितने इलेक्ट्रॉन की आपको आवश्यकता होगी वो आप यहाँ पे लिखिए। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसको कितने की जरूरत है? 4 की, तो ये हो जाएगा कितना? इसको कितने की जरूरत है? 3 की, तो ये हो जाएगा 3। इसको कितने की जरूरत है? 2, और इसको कितने की जरूरत है? 1। ये इसकी संयोजकता के नाम से जाना जाएगा। लिखते रहिएगा आप लोग। अब आबंध के बारे में बात कर लें। चलिए, हाइड्रोजन कितने आबंध बनाएंगे? तो इसकी जितनी संयोजकता होगी आप उतने ही आबंध बना सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ये मैक्सिमम 1 आबंध। वैसे ही कार्बन कितने आबंध बनाएंगे? 4 आबंध बनाएंगे। और नाइट्रोजन कितने आबंध बनाएंगे? 3 आबंध बनाएंगे। और ऑक्सीजन कितना आबंध बनाएगा? 2 आबंध बनाएगा। और क्लोरीन 1 आबंध। ये आबंध बनाने की इनकी
क्षमता है। नोट करिए, ठीक। ये आबंध की संख्या हो गया। चले आगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है, मूल नाम। मूल नाम का मतलब होता है कि अगर आप कोई कार्बन लिए हुए हैं, एक कार्बन अगर किसी यौगिक में है तो उसके नाम क्या बोले जाएंगे, 2 होगा तो क्या बोलेंगे, 3 होगा तो क्या बोलेंगे, 4 होगा तो क्या बोलेंगे, 5 होगा तो क्या बोलेंगे। तो वो मैंने यहां पे लिखा है। चलिए, कहीं भी आपको एक कार्बन मिले, सिंगल कार्बन, तो हम उसको बोलेंगे मेथ। किसी यौगिक में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक आपका बहुत है 10th के लिए। इसको बोलेंगे कौन सा, एथ। इसको बोलेंगे प्रोप, ये होगा आपका ब्यूट, ये होगा आपका पेंट, ये होगा आपका हैक्स, ये होगा आपका हैप्ट, और ये होगा आपका ऑक्ट, ये नॉन, और ये आपका 10 के लिए लिखना होगा डेक। इससे आगे जाएगा तो 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक। नोट कर लीजिए। ये का है डेक, ये लिखेंगे आप डेक। तो आप फास्ट लिखिएगा, तेज लिखिए, तेज। हो गया। चलिए नेक्स्ट। ये आपके कार्बन की संख्या है, जिसका नहीं हो रहा बगल वाले से कॉपी कर लेगा। आबंध के प्रकार। तो सबसे पहले आपको आबंध के बारे में जानना होगा। तो 2 परमाणुओं के बीच में, 2 परमाणु जिस बल से एक दूसरे को जोड़ करके रखता है उसको हम लोग आबंध के नाम से जानेंगे। या एक प्रकार की, यह क्या है, यह एक प्रकार का आपका बल है, ठीक। अब देखिए, आबंध 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हमारा, हम लोग सहसंयोजक आबंध पढ़ेंगे। सहसंयोजक आबंध। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं आयनिक आबंध। ठीक, 2 तरीके का आबंध आप पढ़ेंगे। सहसंयोजक कब बनेंगे और आयनिक कब बनेंगे। तो सहसंयोजक का सबसे आसान तरीका यह है कि जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा जो आबंध बनते हैं उसे हम लोग कौन सा आबंध बोलेंगे, सहसंयोजक आबंध बोलेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, एक कंडीशन और ये है सहसंयोजक आबंध बनने की कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, दोनों परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ध्यान रखिएगा, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। एग्जाम्पल आप देखिए, सबसे आसान सी 2। अब बताइए कि अगर मैं Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा 2, 8 और 7,
दो परमाणुओं के बीच में आबंध तभी बनते हैं जब वो अस्थायी होना चाहता है। अगर वो अस्थायी होना नहीं चाह रहा होगा या अस्थायी नहीं होगा तो आबंध नहीं बनेंगे। अस्थायी होने के लिए ही दो परमाणु एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, Cl। इसके बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को जिस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं उन प्रतीकों को हम लोग लुईस प्रतीक के नाम से जानते हैं। तो इस अणु में कितने परमाणु है, दो परमाणु है। तो एक परमाणु आप और लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग तो बोल सकते हैं कौन सा, लुईस प्रतीक का बोल सकते हैं, लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक का मतलब होता है कि बाहर में किसी परमाणु के जिस प्रतीक द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे उस प्रतीक को क्या बोलेंगे, लुईस प्रतीक बोलेंगे। अब बोलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इन क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक कहीं से मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8। ऐसे ही इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो देने वाला तो कोई है नहीं, लेने वाले क्या है, दोनों बैठे हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है ना कि एक एटम दूसरे एटम से अपना इलेक्ट्रॉन साझा करने लगते हैं। इसने एक इससे लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। बताइए कितने कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है, एक एक का, इसलिए कितने आबंध बनेंगे, एक। तो साझे द्वारा जो भी आबंध बनेंगे उस आबंध को किसके नाम से जाना जाएगा, सहसंयोजक आबंध के नाम से जाना जाएगा। और भी आप देख सकते हैं, एक H2O का मैं लिख दूं। H2O का अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये H का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। वैसे ही ऑक्सीजन का 8 होता है, तो लिख देंगे क्या, 2 और 6। इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको कितने की जरूरत है, एक। तो लेने वाला कोई तो है नहीं, देने वाला तो कोई है नहीं, लेने वाले क्या है, दोनों तैयार बैठे हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन बाहर में है उसको पहले आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक, तो दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन है तो आप लगा दीजिए। ये बताइए कि अगर एक इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका 2 हो गया और इसका भी कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और ऑक्सीजन के जब दोनों को एक एक दिया है तो दोनों से एक एक ले लेगा, इस तरीके से क्या बन जाएंगे, दोनों के मध्य एक एक आबंध बनेंगे। बना करके आप दिखाएंगे। एक मिनट, का आप बनाएंगे, NH3 का बनाएंगे, CO2 का बनाएंगे, CH4 का बनाएंगे। ये सब आप क्या करेंगे, घर पे बनाएंगे। CCl4 का बनाएंगे और H2O का तो बन चुका है। ये आपके क्या है, दो परमाणुओं के बीच में जो आबंध बनेंगे वो सहसंयोजक आबंध होगा। और आयनिक आबंध देख लीजिए, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा जो आबंध बनता है उसे आयनिक आबंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के, एक मिनट, कौन सा है, आयनिक आबंध है। आयनिक आबंध, आयनिक आबंध में क्या होते हैं कि एक परमाणु जब दो परमाणुओं के
मध्य इलेक्ट्रॉन के पूर्णतया आदान प्रदान द्वारा जो आबंध बनता है उसे आयनिक आबंध कहते हैं। आयनिक आबंध का मतलब क्या होता है कि दो परमाणु के बीच में जब पूरे इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, मतलब एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन पूरा दे दे दूसरे को और दूसरा वाला पूरा परमाणु एक से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वहां पे जो आबंध बनते हैं, ऐसे आबंध को हम लोग किसके नाम जानेंगे? आयनिक आबंध के नाम से जानेंगे। और शर्तें क्या है इनके? एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, दूसरे के पास कमी होगा, तो जो भी आबंध बनेंगे उस आबंध को हम लोग किसके नाम जानेंगे? आयनिक आबंध के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, NaCl। Na के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, 2, 8 और 1। और Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8 और कितना? देखिए, एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और एक के पास क्या है? कमी है। तो अधिक वाला जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने कमी वाले क्या कर देगा? दे देगा। तो Na के पास बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया। और Cl के पास कितने? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। और जब ट्रांसफर करेगा तो क्या बनेगा? Na पर प्लस और Cl पे। वो इसलिए कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो देने वाले पे पॉजिटिव आता है और लेने वाले पे क्या आता है? नेगेटिव। ये आपका है। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का होता है 20, जिसमें लिखेंगे क्या? 2, 8 और ऑक्सीजन का आपको कितना हो जाएगा? 2 और 6। इसको कितने की जरूरत है? 2 की। इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वो अपने के कमी वाले को क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको ट्रांसफर कर। इस तरीके से इस पे आ जाएगा क्या? 2 प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस। उतारिए। हो जाएगा। चलिए आगे चले। नेक्स्ट अपना है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाएगा? पहले तो ये जानना जरूरी है, तुम्हारे पास ऐसा यौगिक होना चाहिए जो कार्बन और केवल हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर मेरे पास CH4 है, या फिर C2H6 है, या C3H8 है, या फिर C2H2 हो, या C2H4 है, यहाँ पे जितना मैंने यौगिक लिखा है वो सभी हमारे क्या है? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा। वो इसलिए इस यौगिक में केवल कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। तो ऐसे यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार चलेंगे, तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार में हमारा 2 होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एक हमारा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इन दोनों की पहचान, एक में हमारा होता है जब कार्बन के बीच में सिंगल आबंध बनते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं हमारा क्या?
कि वो संतृप्त है। जब कार्बन के बीच डबल आबंध बने या फिर कार्बन के बीच में 3 आबंध बने, तो ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? संतृप्त सिंगल आबंध और असंतृप्त या तो 2 आबंध हो और नहीं तो 3 आबंध हो, तो ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? असंतृप्त। इसी को कुछ और नाम से जाना जाता है, इसी को एक नाम और दिया जा सकता है एल्केन, और इसका नाम होता है एल्कीन, और इसका होता है एल्काइन। ये हमारे क्या है, और ये 2026 के लिए हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट दिया हुआ है आपका एल्केन, तो मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूं कि वे हाइड्रोकार्बन, साथ ही लिखिए, वे हाइड्रो कार्बन जिसमें कार्बन के मध्य एकल आबंध पाया जाता है, एल्केन कहलाता है। ठीक, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक आबंध पाया जाएगा उसको हम लोग एल्केन के नाम से जानेंगे। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। नाम जब लिखेंगे तो लिख देंगे क्या कि इसके नाम के अंत में n जोड़ देते हैं। सही है, जब भी हमारा एल्केन का नाम लिया जाएगा तो उसके नाम के अंत में n जोड़ा जाएगा, और अगर इस फार्मूले पे कोई सूत्र आता है तो कोई फार्मूला, इस सूत्र पे कोई हमारे पास यौगिक बनकर के तैयार होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फार्मूला लिखा जाए कि एल्केन में क्या क्या होंगे, तो CnH2n+2। n आप कितने से स्टार्ट करेंगे? 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, एक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल आबंध बन जाते हैं, इसलिए हम एक से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 आबंध बनाने की अगर बारी आती तो आप हाइड्रोजन के साथ डबल आबंध नहीं बना सकते, इसलिए कार्बन की संख्या हम एक से नहीं लेंगे, इससे ज्यादा से आप स्टार्ट करेंगे। फिलहाल एल्केन में एक अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा C1H 2 गुणे 1 प्लस 2, यह आपका हो जाएगा C 2 और 2 दूनी के 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही अगर हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 प्लस 2, तब लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 6 हो जाएगा। उसी तरीके से लिख सकते हैं C3 2 गुणे कितना? 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 2 8, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। ऐसे ही आप आगे चलेंगे तो C4H 2 गुणे आप 4 लिखिएगा प्लस 2, ये हो जाएगा C4H10। 5 लिखना होगा तो 5 लिखिए यहाँ पे और 2 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 5 प्लस कितना? 2, ये हो जाएगा C5H हो जाएगा 12, ये आपका 5 है। नाम अगर लिखना होगा तो क्या लिख दीजिएगा? एक कार्बन का नाम क्या? मेथ। मैंने क्या बोला है शुरू में कि एक कार्बन का नाम आपको लिखना है मेथ, और इसमें n जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? मेथेन। ठीक, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का आप लिखेंगे एथ, आप प्लस जोड़ेंगे क्या? n, ये क्या हो जाएगा? एथेन।
ऐसे ही 3 कार्बन है, आपको सीधा जोड़ देना है क्या, प्रोपेन जोड़ देने हैं, और 4 कार्बन में आपको जोड़ना होगा ब्यूटेन, अब 5 में हो जाएगा क्या, पेंटेन। ये आपका क्या है, हम इस फार्मूले से एल्केन बना सकते हैं, जिसमें 1 कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, डॉट 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 करके आप जितना कार्बन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नाम के अंत में आपको क्या जोड़ना है, एन लगा करके उसके नाम में जोड़ देना है। संरचना आप देखिए इसका, CH4 की संरचना, तो कार्बन हमारे पास 1 है, और हम जानते हैं कि कार्बन के कितने आबंध पाए जाते हैं, 4, तो बोलिए 4 हो गया। हाइड्रोजन जितने आपके बॉन्ड दिख रहे हो उस सभी पे आपको हाइड्रोजन उठा करके जोड़ देना है। ये हो गया आपका मेथेन का। ऐसा ही आप C2H5 का, C2H6 एथेन का लिख सकते हैं। तो कार्बन आप लिखिए 2, 1 और 1, दोनों के बीच सिंगल आबंध बनाइए। अब देखिए कि कार्बन कि अभी कितने और आबंध बाकी है, 1 2 3, 4 आबंध होते हैं तो 4 हो गया। अभी इसके 3 बाकी है, 1 2 3। अब जहां पे आपको खाली दिख रहा है वहां पे क्या कर लीजिए, एक हाइड्रोजन उठा करके जोड़िए। सभी पर मैंने हाइड्रोजन उठा करके जोड़ लिया। ये आपका एथेन का है, तो तेज नोट करिए लो। और ये C3H8, कार्बन कितने हैं, 3, और तीनों के बीच में सिंगल सिंगल आपको आबंध लगाने हैं। बाकी जितने आबंध बाकी होंगे उसके जगह पे आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। तो इसके अभी 3 आबंध बाकी है। इसके कितने हैं, 2, इसके 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हर जगह क्या जोड़ना है, आपको हाइड्रोजन उठा के जोड़ देना। इस तरीके से संरचना। चलिए C5 का देख लेते हैं, C5H12 का। तो आपको 5 कार्बन लिखना है, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 4 बॉन्ड इनका। इनके कितने बॉन्ड बाकी है, 2, इनके 2, इनके भी 2। चलिए 6 6, जितना यहाँ पे खाली दिख रहा है वहां पे हाइड्रोजन आपको उठा करके जोड़ लेने हैं। इस तरीके से आपका एल्केन का परिभाषा भी हो सकता है, इसकी सामान्य सूत्र भी, इसके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, और ये इनके फार्मूले हैं, और ये इनके क्या है, संरचना है। नोट हो गया। चलिए अब आगे चला जाए। इसके बाद आता है आपका एल्कीन, साथ साथ लिखिए, ये है आपका क्या, ठीक। चलिए इसका नाम एल्कीन, परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वे हाइड्रो कार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन व कार्बन के बीच द्वि आबंध पाया जाता है, क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। और क्या लिखिएगा, इसके या इसका सामान्य सूत्र, इसके सामान्य सूत्र क्या होंगे, CnH2n, Cn जितना कार्बन उसके 2 गुने हाइड्रोजन होंगे, तब हम उसको किसके नाम जानेंगे, एल्कीन के नाम से। ये इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, होता है। लिख सकते हैं इसके नाम के अंत में इन जोड़ देते हैं।
मैंने ये बोला है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n, और नाम में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे। फार्मूला यहाँ पे आप लिख सकते हैं CnH2n। अब n के जगह पे आपको स्टार्ट करना होगा 2 से। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन नहीं सकते हैं, इसलिए आपको कार्बन कितने से स्टार्ट करना होगा, 2 से। नहीं जी, 3 4 5 6 डॉट 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 आप आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के जगह C2 और 2 गुणे कितना, 2, तो ये आपका बन जाएगा C4H, ओ सॉरी C2H आपका 4 हो जाएगा। और ऐसे ही लिख देंगे 3 तो हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा C3H6। 4 लिखना होगा तो 4 और 2 में कितने से गुणा कर देंगे, 4 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, C4 और H 8। 2 गुना आ रहा है, जितना कार्बन है उससे कितने गुने, 2 गुने हाइड्रोजन आ रहे हैं। 5 लिखना होगा तो 2 गुणे कितना, 5, माने C5 और H 10 कर देते हैं। ऐसे ही C6H 2 गुणे 6 बराबर C6 और H 12। 7 अगर आपको लिखना होगा तो C7H 2 गुणे 7, ये हो जाएगा C7 और H कितना, कार्बन इसमें कितने हैं, 2 है, तो 2 कार्बन का नाम आपका हो जाएगा एथ, में उठाकर जोड़ देंगे इन, आपका हो जाएगा एथीन। अगले वाले में प्रोप में इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन बन जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपीन। ये आपका हो जाएगा ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटीन। ये हो जाएगा पेंट, और पेंट में आप इन जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, पेंटीन। और 6 में तो ये आपका हो जाएगा हेक्सीन, ये आपका हो जाएगा कौन सा, हेक्टीन। ये आपका एल्कीन के नाम है। संरचना आपको लिखना होगा, आप सीधा समझ लीजिए कि कोई भी आप एल्कीन लिख रहे हैं, कोई भी आप एल्कीन लिखेंगे उसमें कहीं भी एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी सिंगल बॉन्ड लगाना है। मैं लिख रहा हूं C2H4 का 2 कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड खींचिए, बाकी जितने आपका आबंध होंगे वो हाइड्रोजन से पूरा करिए। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक यहाँ और एक 3 कार्बन में C3H6 का लिखना होगा तो 1 2 3। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है तो यहाँ पे लगा लीजिए, अगर यहाँ नहीं लगाना है तो आप बगल वाले में लगाएंगे, कहीं एक जगह आपको लगाना है। बाकी इसके 2 आबंध है तो 2 लिख दीजिए। इनके कितने आबंध, 1, इनके कितने आबंध, 3। तो ये आपका हमारा किसका है, ये एल्कीन का हमारा संरचना है। अगर कार्बन की संख्या ज्यादा लेना चाह रहे हैं 6 और ये 12 तो लिख दीजिए आप 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, जहां मन करे वहां डबल बॉन्ड लगाइए। मैंने एकदम बीचों बीच में लगाया, बाकी आपको क्या करने होंगे, सिंगल 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 सिंगल। अब जितने यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड होंगे उसके जगह पे आपको हाइड्रोजन उठा करके जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 1 2 3 माने 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3। इसके 2 आबंध बाकी है तो आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। इसके 1 आबंध बाकी है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 आबंध है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो आप क्या लिख देंगे, 3। ये इसका संरचना सूत्र है। ठीक है, नोट कर लीजिए, साथ साथ आप नोट करते रहिए, ठीक ना। मेन हेडिंग डाल लीजिए, कर लीजिएगा आप लोग। एल्काइन, तो हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन होना चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, मैंने क्या बोला, एल्केन में कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होना चाहिए, एल्कीन में डबल होना चाहिए, तो एल्काइन में क्या होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। तो इसका परिभाषा ऐसे ही समझ में आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर 3 आबंध हो तो ऐसे को हम लोग किसके नाम जानेंगे, एल्काइन के नाम से जानेंगे। इसका फार्मूला जानिए,
ठीक ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ये इसका सूत्र है। n इक्वल टू आप लिखेंगे क्या 2 3 4 5। अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैंने एल्केन में n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, एल्केन में, और एल्कीन में 2 से, तो एल्काइन में 3 से आपको स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध एक साथ बन सकता है। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे कितने से, 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं C2H 2 गुणे 2 -2। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। अब बताइए 2 दूनी के 4 में से 2 गया 2, ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। आगे अगर चलेंगे तो 3 और 2 गुणे 3 -2, तो ये हो जाएगा 3, और ये कितना 3 दूनी के 6 में से 2 गया 4। वैसे ही आप 4 लिखिए और 4 में से 2 में 4 से मल्टीप्लाई करिए और 2 घटाइए, तो कार्बन तो 4 होगा ही होगा। अब देखिए 4 दूनी के 8, 8 में से 2 गया 5 लिखिएगा 5, और 2 गुणे 5 -2, तो ये हो जाएगा C5। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10 में से 2 गया 8, C6, और H 2 गुणे 6 -2, ये हो जाएगा C6H 12 में से 2 गया 10। ये इसके नाम अब देखिए, दो कार्बन का नाम लिखेंगे एथ प्लस क्या आइन, तो ये हो जाएगा कौन सा, एथाइन, एथाइन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन, इसका नाम हो जाएगा कौन सा, हेक्साइन। 2 का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक C4H6, कार्बन आप 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। जहां आप मन करे वहां डबल लगा दीजिए। चलिए मैं किनारे पे लगा रहा हूं, तो सिंगल हो जाएगा, ये भी सिंगल हो जाएगा। बगल में इसके 2 आबंध बाकी है, एल्काइन है तो 3 आबंध लगाएंगे। इसके आबंध पूरे हैं 1 2 3 और 1 4, इनके 2 बाकी है, इनके कितने बाकी है, 3 बाकी है। तो आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ और यहाँ। अब काउंट कर सकते हैं कि जो मैंने यौगिक लिया है उसमें कार्बन 4 है इसमें संरचना में, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है 6, इक्वल होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक इक्वल सेट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको बीच में लगाऊं, इसी 4 कार्बन का आप देख सकते हैं 2 3 4, तो यहाँ पे लगा लीजिए 1 2 3, इनके बीच में सिंगल आबंध खींचिए, इनके बीच में, और यहाँ पे कितने, आप बोलिए इसमें कितने आबंध की आवश्यकता है, 3 की, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितने, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाए हैं। हाँ, उसकी सक्रियता थोड़ी सी बदलेगी, नाम में भी परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन संरचना खींचते समय आप कहीं भी खींचिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बीच में खींचिए, किनारे पे खींचिए, चाहे कहीं भी खींचिए, ये दोनों यौगिक हमारा सेम है, इसी की संरचना सूत्र मैंने लिखा है। बट दोनों में अंतर ये है कि इसमें क्रियात्मक समूह जो है ना ट्रिपल बॉन्ड, वो किनारे पे है 1 नंबर कार्बन पे, लेकिन इसमें जब जाएगा तो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे कार्बन पे। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयवी। जब 2 यौगिकों की संरचना सूत्र अलग अलग हो और उसके आणविक सूत्र समान हो, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलेंगे, समावयवी यौगिक, और इस गुण को हम लोग बोलते हैं क्या, समावयवता। सही है। चलिए 3 टॉपिक खत्म हुआ, आगे चलिए, बहुत टॉपिक है, सारा कंप्लीट कराना है। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का मतलब सीधा आप समझ लीजिए कि जब हम किसी कार्बनिक यौगिकों में किसी समूह को अगर हम जोड़ रहे हैं, या किसी समूह के जुड़ने से उस हाइड्रोकार्बन की स्थिति बदल जाए, स्थिति में क्या क्या हो सकता है, या तो भौतिक गुण उसके बदल जाए, या नहीं तो रासायनिक गुण, या दोनों बदल जाए,
और ऐसा परिवर्तन अगर होगा और जिनकी वजह से हुआ होगा उन समूहों का नाम बोला जाएगा क्रियात्मक समूह। मैं एक लाइन लिख भी रहा हूं, वह समूह जिसके हाइड्रो कार्बन में जुड़ने से हाइड्रोकार्बन की स्थिति बोल सकते हैं भौतिक गुण या रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। मतलब अगर हम किसी समूह को या किसी ग्रुप को या किसी परमाणु को अगर मैं हाइड्रोकार्बन में जोड़ रहा हूं, अब जोड़ने का तरीका अलग हो सकता है। अगर मैंने हाइड्रोकार्बन जोड़ा और हाइड्रोकार्बन में किसी समूह के जुड़ने से उस हाइड्रोकार्बन की स्थिति भौतिक गुण चाहे रासायनिक गुण में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो ऐसे समूह को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? क्रियात्मक समूह के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये है आपका, मैंने लिया CH4 और ये हमको लगता है कि किस अवस्था में पाई जाती है? गैस अवस्था में। मेथेन की जो अवस्थाएं होती है वो कैसा होता है? गैस। और मेथेन पाया कहा जाता है जितने दलदली स्थान होंगे, नदी किनारे, समुद्र किनारे, कचड़े, कूड़े या ऑयल का जो जहां से पाया जाता है समुद्र किनारे, ये दलदली स्थान जहां पाया जाएगा वहां पे सब क्या होंगे? मेथेन गैस पाए जाएंगे। कूड़े कचड़े में भी पाया जाता है। मैंने क्या किया ना कि इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर किसी दूसरे समूह को जोड़ दिया, यह है आपका मेथेन। और मैंने क्या किया, एक OH समूह को, OH समूह द्वारा हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया, तो ये बना आपका क्या? H H और ये बन गया OH। अब प्लस H हमारा हो जाएगा अलग। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3OH और ये आपका है मेथेनॉल, माने ये है हमारा एल्कोहल। और एल्कोहल सब जानता है कि किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव। मैंने इस हाइड्रोकार्बन में OH को जोड़ा और एक हाइड्रोजन निकाला। इस OH की जुड़ने की वजह से जो मेरा यौगिक बनकर के तैयार हुआ है उस यौगिक की देखिए स्थिति बदल गया है। अभी था किस में? गैस में था और आ किस में गया? द्रव में। तो इस तरीके के अगर कोई परिवर्तन हो रहा है किसी समूह के जुड़ने से तो उस समूह का ही नाम बोला जाएगा क्या? ये हमारा क्रियात्मक समूह है। ये हमारा है क्या? क्रियात्मक समूह है। ठीक, चलिए आगे चला जाए। चलिए कुछ क्रियात्मक
समूह। सही है जी। चलिए आगे देखिए, कुछ जो भी हमारे पास क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह और उसका नाम क्या होता है, पहचान पहले आपको आना चाहिए। देखिए अगर कहीं पे आपको ऐसा जुड़ा होगा, कहीं पे अगर ऐसा मिले तो इसको आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलना होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहीं भी दिखेगा। अगर कहीं पे CHO हो तो आप उसका नाम बोलेंगे क्या, एल्डी हाइड। और कहीं पे अगर CO हो तो उसका नाम बोला जाएगा कौन सा, कीटोन। और अगर कहीं पे NH2 हो तो इसका नाम बोला जाएगा एमीन। और कहीं पे CONH2 हो तो इसका नाम बोला जाएगा एमाइड। ये सामान्य नाम है, ये क्रियात्मक समूह है। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो हम इसका नाम बोलेंगे क्या, इन बोलेंगे, एल्कीन। क्या नाम है इसका, एल्कीन। और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम होगा क्या, एल्काइन। ऐसे ही अगर कहीं पे Cl आ गया तो इसका नाम होगा क्लोरो। Br आ गया तो इसका नाम होगा क्या, ब्रोमो। अगर कहीं पे I आ गया तो इसका नाम होगा आइडो। और कहीं पे अगर ऐसा दिखे RCOR तो इसका नाम होगा एस्टर। और कहीं पे ऐसा दिखे ROR तो इसका नाम होगा क्या, ईथर। ये कुछ क्रियात्मक समूह है जिसका जनरल नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH हो तो, CHO हो तो एल्डिहाइड, CO हो तो इसको बोलेंगे कीटोन, NH2 हो तो एमीन, CONH2 हो तो एमाइड, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन, और Cl हो तो क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो, I हो तो आइडो, RCOOR हो तो एस्टर, और ROR हो तो ईथर। ये इसका जनरल नाम है। ठीक, आगे चलिए, अनुलगन और पूर्व लगन। अनुलगन और पूर्व लगन से पहले आप एक बात और जान लीजिए। ठीक, एक आता है, नहीं, अनुलगन पूर्व लगन से पहले आप जानिए सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, ये हमारे क्या होते हैं, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का सीधा मतलब समझ लीजिए कि कोई अगर यौगिक दिया हुआ है, उसमें क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए, और एक यौगिक से दूसरे यौगिक में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें कार्बन CH2 का अंतर होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक को हम लोग किसके नाम जानते हैं, सजातीय श्रेणी। लिख सकते हैं, वह यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं परंतु एक यौगिक से दूसरे यौगिक में जाने पर CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यह है आपका CH3OH
CH3 CH2OH, और आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH। ठीक, देखिए यहां से और यहां तक आप चलेंगे तो सब में हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह सेम है, OH 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 है। लेकिन अगर हम यहां से यहां आ रहे हैं, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो CH3 समान है, तो एक्स्ट्रा कौन है, CH2। वैसे ही अगर हम इनकी तुलना कर रहे हैं तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो एक्स्ट्रा कौन है, CH2। तो हर एक यौगिक से दूसरे यौगिक में अगर हम जाएंगे जिसमें क्रियात्मक समूह समान होंगे, एक यौगिक से दूसरे यौगिक में जाने पर कार्बन CH2 का अंतर होना चाहिए। क्रियात्मक समूह यही केवल नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ जाए, Cl CH3 CH2 Cl, या CH3 CH2 CH2 Cl। Cl, या फिर आप लिख सकते हैं CH3 CH2 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 Cl। यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो अंतर कितने का है, CH2 का। वैसे ही ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, तो अंतर कितने का है, तो यहां से यहां तक सेम है और ये सेम है, तो अंतर कितने का है, क्रियात्मक समूह आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और कार्बन, हाँ ध्यान ये रखना है कि मैं जस्ट बगल वाले पर ही चलूं, ये ना कि मैं इनकी तुलना इनके साथ करूं, तो आप थोड़े से क्रियात्मक समूह बोल सकते हैं, सजातीय श्रेणी थोड़े बोल पाएंगे, आपको अगले वाले जस्ट कार्बन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारा क्या सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब हमारे पास कुछ अनुलग्न होते हैं, तो ऐसे हमारे पास जब हम नाम लिखेंगे तो कुछ क्रियात्मक समूह का नाम हम लोग पहले लिखेंगे और कुछ क्रियात्मक समूह का नाम बाद में लिखेंगे। बाद में का मतलब हम लोग जब भी नाम लिखेंगे तो एक मूल नाम लिखेंगे, मूल नाम। अब इस मूल नाम के अगर हम दाहिने तरफ लिख रहे हैं तो उस क्रियात्मक समूह का नाम है अनुलग्न, और इससे पहले लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, पूर्व लग्न। पहले लिखा जाएगा तो पूर्व लग्न और बाद में लिखा जाएगा तो अनुलग्न। तो ये आपका हेडिंग लगा है क्या, अनुलग्न। तो ऐसा हमारे पास क्रियात्मक समूह हो जिसका नाम मूल नाम के बाद लिखा जाता है, क्या लिख देंगे, जिसका नाम मूल नाम के बाद लिखा जाता है, उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, अनुलग्न के नाम से जानेंगे। और ध्यान दे दीजिए CHO हो, OH हो, COOH हो, या CONH2 हो, ये सब हमारे क्या है, अनुलग्न के अंतर्गत आते हैं। अब नाम अगर लिखना होगा, जैसे मान लो मेरे पास CH3 है, CHO है, तो कार्बन आपके पास कितने हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का आप नाम लिखेंगे क्या, एथेन। और CHO के लिए लगाते हैं क्या, अल, तो ये जोड़ देंगे क्या, अल, ये बन जाएगा आपका एथे। तो मैंने इसका नाम कहाँ लिखा है, बाद में लिखा है, इसलिए क्या लिखेंगे, अनुलग्न बोलेंगे, और पहले लिखते तो पूर्व लग्न बोलते हैं। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, CH3 COOH, तो 2 कार्बन का नाम आप क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा एथेन, और COOH के लिए लिख दीजिएगा क्या, ओइक अम्ल। अब इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से आपको क्या होना करना होगा, नाम लिखना पड़ेगा। ये है मूल नाम के बाद लिखे जाते हैं तो उसको अनुलग्न, और एक आता है पूर्व लगन। तो ऐसा हमारे पास क्रियात्मक समूह होना चाहिए जिसका नाम मूल नाम के पहले लिखा जाता होगा, तो ऐसे को हम लोग पूर्व लगन के नाम से जानेंगे। जैसे ध्यान रख लीजिए, ये होगा आपका Cl, किसी भी परिस्थिति में आप बाद में नहीं लिखेंगे इसको, Br, ये हमारा पूर्व लगन होगा। हम एल्किल समूह को पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे, NO2 होगा तो भी हमारा पूर्व लगन लिखा जाएगा। और अगर हमारा
ईथर होगा तो भी पूर्व लगन। आर का मतलब आप समझ लीजिए, का मतलब होता है एल्किल समूह, और एल्किल समूह उसको बोलते हैं जो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो समूह बच जाते हैं उन समूह का नाम बोला जाता है एल्किल समूह। जैसे आपके पास मेथेन है, इस मेथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बच गया CH3 और प्लस में आ जाएगा H। ये है मेथेन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या मेथेन, और ये हमारा क्या बोला जाएगा मेथिल। तो इसका नाम हम फार्मूला जानते हैं CnH2n+2 होता है। तो हाइड्रोजन से एक आप निकाल देंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा CnH2n+1। इसके नाम के अंत में हम लोग जोड़ते हैं क्या N जोड़ते हैं, इसके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे ईल जोड़ेंगे। अगर मेथ है तो मेथिल हो जाएगा, एथ है तो एथिल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एल्किल समूह को डिफाइन कर सकते हैं। नाम देखिए, अगर मैंने कार्बन लिया CH3 CH2 Cl, तो ये दो कार्बन का आप नाम लिखेंगे क्या एथेन, और इसके नाम के पहले आपको क्या लिखना होगा Cl, और Cl का नाम होगा आपका क्लोरो। सही है, दो कार्बन का नाम आपको लिखना होगा कौन सा क्लोरो एथेन। ऐसे ही अगर आपके पास ये लिखा गया होगा CH3 CH2 CH2 NO2, तो तीन कार्बन का नाम क्या बोलेंगे प्रोपेन। तीन कार्बन का नाम क्या बोला जाएगा प्रोपेन, और इसके नाम के पहले किसका नाम लिखेंगे नाइट्रो। बोलिए, इस मूल नाम के पहले मैंने लिखा है ना, और पहले हम लोग लिखेंगे तो इसका नाम क्या बोलेंगे पूर्व लगन बोलेंगे। चलिए, क्रियात्मक लिखा हुआ वरीयता श्रेणी। वरीयता श्रेणी का मतलब होता है कि जब अगर हमारे पास कोई दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाएंगे और उसका नाम लिखना होगा तो हम इस वरीयता श्रेणी के माध्यम से ही नाम लिख सकते हैं, क्योंकि नाम लिखते समय दो अनुलग्न एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। तो जब दो अनुलग्न एक साथ नहीं लिखे जाएंगे तो उन दो अनुलग्नों में से हम किसका नाम पहले लिखेंगे और किसका नाम बाद में लिखेंगे, ये हमारा वरीयता श्रेणी बताएगा। जो वरीयता श्रेणी में ऊपर होगा उसका नाम अनुलग्न लिख देंगे, और अनुलग्न होते हुए भी जो नीचे होगा उसका उठा के नाम पूर्व लगन लिख देंगे। सीधा मतलब ये कि दो क्रियात्मक समूह अगर मान लो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम इनका नाम लिखेंगे अनुलग्न और इसका नाम क्या लिखेंगे पूर्व लगन। इसके लिए मैंने ये क्या लिखा है वरीयता श्रेणी लिखा है, इनमें अंतर नहीं। ये तो हमारा पहले लिखा जाएगा, ये हमारा बाद में, ये इसको हम प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे और बाकी ये जो दिख रहा है वो द्वितीयक अनुलग्न है। मैंने इसमें से कुछ वरीयता श्रेणी के एलिमेंट नहीं लिखा, जैसे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, नाइट्रो होगा, ईथर होगा, एल्किल होगा, ये हमेशा पूर्व लगन लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें उनका नाम नहीं लिखा है। ठीक, चलिए आगे चला जाए। IUPAC नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना आना चाहिए, और लिखने के लिए एकदम आएगा। या तो आपको नाम IUPAC लिखिए या फिर उसकी पहचान करने आपको आना चाहिए, और जब तक आप IUPAC नाम नहीं लिखेंगे तब तक कार्बनिक यौगिक आप नहीं बना सकते हैं। IUPAC का सॉरी सीधा मतलब समझ लीजिए, पहले इसका पूरा नाम जानिए। IUPAC, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, लिख देंगे इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC एक संस्था है जो जनेवा में स्थित है। ये एक ऐसी संस्था है जो केमिस्ट्री में जो सर्च होते हैं, नए नए जो थ्योरी खोजी जाती हैं, वो यही वेरीफाई करता है। कौन से थ्योरी छपेंगी कौन से थ्योरी नहीं छपेगा, ये जब तक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक पब्लिश नहीं होगा। दूसरी बात, IUPAC हम इसलिए पढ़ते हैं कि एक ही सूत्र के
हम कई संरचना लिख सकते हैं, उन संरचनाओं में अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं। तीसरी बात, हम आईयूपीएसी नाम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पूरे विश्व में किसी यौगिक को अलग अलग जगहों पे अगर पुकारा जाए या उसको बोला जाए तो उस यौगिक को पूरे विश्व में सबको पहचान के लिए, सबको जानने के लिए उनको एक आईयूपीएसी नाम दिया गया है, ताकि हम किसी भी दुनिया के कोने में अगर उसको मांगे तो हर व्यक्ति उसको जानता होगा। जैसे एथेनॉल, हम एथेनॉल पूरी दुनिया में कहीं भी मांग देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन एल्कोहल अगर हमको मांगना होगा तो यहीं पे मिलेगा। या फिर अगर शराब की बात की जाएगी तो हमारे लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे शराब बोले जाते हैं, या फिर अन्य नाम से भी जाना जाता होगा। लेकिन अगर आईयूपीएसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि आपको एक यौगिक के कई जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, उनको एक नाम से जानने के लिए हम आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे हैं। और अगर एक ही अणु सूत्र के कई संरचना खींची जा रही है तो उन संरचनाओं में कौन कम सक्रिय होते हैं, कौन अधिक सक्रिय होती है, इनकी पहचान के लिए हम आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम, नियम में अगर हम चलेंगे, बहुत ज्यादा नियम हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नियम लिखेंगे। पहला नियम, ठीक। नियम ये बोलता है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक दिया हो, उस कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। अगर कार्बनिक यौगिक हो तो उसमें सबसे पहले लंबी श्रृंखला का आपको चुनाव करना होगा। तो मैं लिख रहा हूं, सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिकों में लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। लंबी श्रृंखला का चुनाव का मतलब ये कि कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा आना चाहिए। एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH और CH3 CH2 और CH3। इस दिए गए कार्बनिक यौगिकों में अगर हम सबसे अधिक कार्बन चुनना चाहें तो हमारे पास एक चुनाव करेंगे तो 1 2 3 4, एक तो मेरा मिला 4 का कार्बन, दूसरा 1 2 3 4 5 का कार्बन मिला, और अगर हम यहीं से गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, माने हर परिस्थिति में मैक्सिमम मेरा कार्बन कितने का मिल रहा है, 5 कार्बन का। सबसे पहले आपको कार्बन की श्रृंखला चुनने आना चाहिए। तो ये हो गया आपका कार्बनिक श्रृंखला। ऐसे ही अगर ये दे दिया गया हो, इसमें कार्बन कितने चुनेंगे तो 1 2 3 4 5, मैक्स 5 मिला मेरा। इसमें चलेंगे यहीं से 1 2 3 4, इसका कोई नाम ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं तो मुझे मिल रहे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6। ओ सॉरी, ये हो जाएगा आपका कार्बन की श्रृंखला। पहला काम आपको कार्बन के चुनाव करने हैं। दूसरा काम, दूसरा नियम ये है कि चुने हुए कार्बन को, चुने हुए कार्बन का अंकन इस प्रकार करते हैं कि, चुने हुए कार्बन का अंकन इस प्रकार करते हैं कि
क्रियात्मक समूह को क्रियात्मक समूह को कम अंक प्राप्त हो, अंक प्राप्त हो। माने कार्बन चुनते समय इस बात को हमको ध्यान रख के चलना है कि चुने हुए कार्बन में जो भी क्रियात्मक समूह बचे हुए हैं उनको कम अंक प्राप्त हो, इस प्रकार से मुझे चुनाव करने आना चाहिए। ध्यान रख लीजिए। इसी में देखिए यहाँ पे अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, एक मुझे मिल रहा है कितने पे, 3 पे, और एक इधर से काउंट एक मिल रहा है कितने पे, 4 पे। और अगर इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 4 और ये 3, इसमें दोनों में क्या है, बराबर बराबर है। तो आपको क्या करना होगा, कहीं से भी काउंटिंग कर लेंगे वो सही होगा। मैं अलग देखिए लिख रहा हूं, ये होगा CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, सबसे अधिक कार्बन आपको चुनना होगा पहले। ठीक, अब जो भी चैन गिनते समय बच जाएंगे उसका नाम होगा हमारा क्या, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक क्या लिखेंगे, समूह बोलेंगे। अब अंकन करते समय क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा कि सर किधर से काउंटिंग करेंगे। अगर मैं इधर से काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6, तो ये जो क्रियात्मक समूह है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से काउंटिंग कर दिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6, तब क्रियात्मक समूह इनको नंबर मिल रहा है कितना नंबर, 3 नंबर। तो ये आपका क्या है, 3 नंबर। तो 3 नंबर जो स्थान मिल रहा है वो हमारा बेहतर होगा, और 4 नंबर वाला हमारा क्या होगा, गलत। नाम लिखेंगे कैसे, जितना कार्बन आप सिलेक्ट किए हैं उसका नाम लिखेंगे। तो 6 सिलेक्ट किए हैं तो लिखेंगे आपका हेक्स, ठीक। और सिंगल सिंगल बंद है तो लिख देंगे क्या, हेक्सेन। अब ये ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पे क्रियात्मक समूह बचा हुआ है वो किस प्रकार का है। तो ये जो क्रियात्मक समूह बचा हुआ है वो हमारा है पूर्व लगन, और नाम लिखते समय क्रियात्मक समूह को अंक के साथ लिखना है। तो लिखने कितने पे आ रहा है, 3 पे, और 3 पे हमारा क्या है, मेथिल है। ये हमारा इसका नाम है। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, चुनना होगा, फिर चुने हुए कार्बन में जो क्रियात्मक समूह बचेंगे उसको आपको अंकन करना होगा। इस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा और अंकन होगा। अब जो क्रियात्मक समूह आएंगे उसके लिए ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट 3 नंबर, यदि 2 या 2 से अधिक एक ही जैसा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो लिखिएगा क्या, कहीं पे 2 अगर क्रियात्मक समूह हो तो उसके लिए आपको लगाना होगा डाई, और कहीं पे आपका 3 हो तो इसके लिए आपको लिखना होगा ट्राई, 4 हो तो लिखना होगा टेट्रा, और अगर 5 हो तो लिखना होगा क्या, पेंटा, 6 हो तो लिखना होगा क्या, हेक्सा, और ऐसे ही 7 हो तो आप लिख लीजिए क्या, हाप्टा। चलिए एग्जाम्पल सीखा जाए। ठीक, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं CH3 CH
और CH3 इधर आ जाएंगे तो CH3 इधर आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको कार्बन की श्रृंखला जो भी आपके पास यौगिक दिया गया है उसमें सबसे पहले आपको कार्बन चुनना होगा। तो कार्बन चुनना होगा तो गिन लीजिए, ये आपका कार्बन हो जाएगा। अरे तो आप सीधे भी ले लेंगे, चलिए मैं सीधे ही ले रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका कितने कार्बन, 4। इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब इसको अंकन करना है तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। एक 2 नंबर पे आ रहा है और एक 3 नंबर पे, क्रियात्मक समूह है ये दोनों। तो दोनों किसने पे आ रहा है, 1 2 पे और 1 3 पे। जब मैंने राइट से नंबरिंग किया, और संभावनाएं ये भी है कि हम इधर से भी कर ले, 1 2 3 4। अगर आपको समझ में ना आए कि कौन सा सही है तो आप दोनों तरीके से आप नंबरिंग कर लीजिएगा और दिए गए क्रियात्मक समूह जिस स्थान पे आएंगे उसका अंक जोड़ करके देखिए कि कौन सा कम है। जो कम आ जाए वही हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर से चलेंगे तो ये 3 पे है और ये 2 पे है, तो 3 और 2, बोलिए टोटल नंबर 5 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जिधर से मन करे उधर से काउंटिंग कर लीजिएगा। अब 4 नंबर जितने आपने कार्बन गिना है उसका नाम लिखेंगे, मूल नाम। तो मूल नाम आपका होता क्या है, ब्यूट। अब बोलिए सिंगल सिंगल आप वन है तो जोड़ देंगे एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और इस ब्यूटेन में ये जो दोनों है ना वो पूर्व लगन है और दोनों सेम है, तो सेम है तो 2 के लिए क्या लिख दीजिएगा, डाई। और हो जाएगा कौन सा, मेथिल, डाई मेथिल। लेकिन इसका स्थान कितना है, 2 है, और इसका स्थान कितना है, 3। तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम। ऐसे ही अगर कहीं ऐसा आ जाए CH3 CH और CH3 CH2 CH, तब क्या करेंगे आप, अंकन करते समय ध्यान आपको रखना है कि उधर से काउंटिंग करेंगे जैसे कम नंबर आए। इधर चलेंगे तो ये 2 और ये 3, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, 4 और 5 मिलेंगे 3, और इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 और 5, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पे फर्क पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, काउंटिंग मेरा राइट साइड वाला सही है। अब ये 2 बच गया क्रियात्मक समूह। पहले जितना आप कार्बन गिने हैं उसका नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा पेंट। और इस पेंट में एन जोड़ेंगे क्योंकि कोई आबंध नहीं है, डबल या ट्रिपल या कोई अनुलग्न, इसलिए एन जोड़ देंगे। अब इसके पहले इसका स्थान 2 है तो लिख दीजिए 2, इसका स्थान कितना है, 3, क्या हो जाएगा, 2 बार है तो डाई क्या है, मेथिल। ये इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, नाम लिख लेंगे। किसके अनुसार, जब 2 3 4 5 अगर सेम क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तब। नेक्स्ट आप नियम देखिए, 4th नंबर, यदि 2 या 2 से अधिक पूर्व लग्न उपस्थित हो तो उसका नाम अंग्रेजी वर्ण माला के अनुसार लिखते हैं। माने जब भी हम नाम लिखेंगे ABCD के क्रम में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, ये तब जब पूर्व लगन दिया हो। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन CH3 CH Cl CH CH3, और ये मैंने ये लिखा है कि जब 2 पूर्व लगन दिया हो तो उस परिस्थिति में नाम लिखते समय पूर्व लगन को इस बात का ध्यान रखना है कि ABCD के क्रम में जो पहले आता होगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता होगा उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। तो ये आपका हो गया कौन सा, 4 कार्बन सिलेक्ट हो गए।
अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 इधर से भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। मैंने इधर से काउंटिंग किया तो बी आर को 2 नंबर और क्लोरीन को 3 नंबर, और मैंने इधर से काउंटिंग किया तो 2 नंबर क्लोरीन को और 3 नंबर ब्रोमीन को। जब दोनों जोड़ने पे बराबर अंक आए तो आप उधर से अंकन करिएगा जिधर से एबीसीडी के क्रम वाले को कम नंबर मिले। लेकिन अगर दूर दूर आ जाए और किसी भी परिस्थिति पे कम नंबर नहीं मिल रहा है तो आप उधर से अंकन कर लीजिएगा जिधर से किसी को भी कम नंबर मिल जाए। तो अब इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये मेरा राइट होगा और ये मेरा क्या होगा, 4 कार्बन का नाम क्या लिख दीजिएगा, ब्यूटेन। और इसी में ये दोनों पूर्व लगन है तो 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमो। तो पहले एबीसीडी में आएगा इसलिए हम 2 नंबर पे क्या लिख देंगे, ब्रोमो। और 3 नंबर पे क्लोरो नहीं जी, ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। लेकिन एक और आप एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास ये हो CH2, ये हो जाए और ये आपका C3, ये हो जाए Cl और ये हो जाए Br। अब एबीसीडी का क्रम नहीं आएगा, वो इसलिए कि अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी 3 नंबर पे Br आ रहा है और इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 3 नंबर पे Br आ रहा है। लेकिन जब हम Br को कम नंबर दे रहे हैं तो 3 से कम नंबर नहीं मिल रहा है। लेकिन अन्य क्रियात्मक समूह और भी है जिसको गिनने पर उसको कम मिलने की संभावनाएं हैं। तो अगर कम मिलने की संभावनाएं अगर आ रहा हो तो आप उसी दिशा से उसका अंकन कर दीजिएगा। 5 कार्बन का नाम होगा पेंटेन जी, और इसमें 3 नंबर पे आपको होगा ब्रोमो और कई नंबर पे 2 नंबर पे आपको हो जाएगा। एक बात ध्यान रख दीजिएगा, अगर क्रियात्मक समूह में नोट क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो चैन में गिन लेते हैं। अगर कोई क्रियात्मक समूह दिया, कोई यौगिक दिया हो, अगर उसमें क्रियात्मक समूह हो और क्रियात्मक में समूह में कार्बन हो तो उसको हम लोग चैन में गिन लेंगे, संभव हो तो। जैसे आपके पास एग्जांपल में लिख दूं CH3COOH। देखिए ये क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह में कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन में 1 नंबर ये होगा तो 2 नंबर ये होगा, तो 2 कार्बन का नाम आप क्या लिखेंगे, एथेन। और इस एथेन में इसका अनुलग्न लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ओइक अम्ल। तो ये हो जाएगा कौन सा, एथेनोइक अम्ल। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर दिए गए श्रृंखला में कार्बन गिन रहे हैं तो क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन उपस्थित है तो उसको हम लोग चैन में गिन लेंगे, अगर संभव हो तो। अगर संभव नहीं है तो मत गिनिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका, चलिए जो भी नंबर होगा आपके पास, यदि दिए गए यौगिक में अनुलग्न और पूर्व लग्न दोनों उपस्थित हो तो उसमें से एक का अनुलग्न लिखते हैं जो वरीयता क्रम में
पहले आता है, बाकी का पूर्व लग्न लिखते हैं। क्या करिएगा, अगर दिए गए यौगिकों में ढेर सारा क्रियात्मक समूह है जिसमें अनुलग्न हो और पूर्वलग्न भी हो, तो उसमें से हम एक अनुलग्न लिखेंगे जो वरीयता क्रम में पहले आता होगा, और बाकी अनुलग्न और पूर्वलग्न को उठा करके एबीसीडी के क्रम में हम पूर्वलग्न लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं तो ये आपका एग्जाम्पल CH3Cl, ये हो जाएगा आपका BrOHCOOH। अब ध्यान दीजिए, ये आपके पास कार्बन की संख्या 3 होगी, ये भी अनुलग्न है और ये भी अनुलग्न है और ये पूर्वलग्न। जितना आप कार्बन सिलेक्ट करेंगे उस कार्बन सिलेक्ट किए गए का आपको नंबर लिखना है, ध्यान रखते हुए कि चुने हुए कार्बन में जो भी क्रियात्मक समूह आते हैं उसको कम अंक प्राप्त हो। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि ये भी क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसको 1 नंबर मिलेगा, इनको 2 नंबर मिलेगा। अगर मैं इधर से काउंटिंग कर दूं तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इसको 3 नंबर। तो COOH को कम नंबर मिलना चाहिए। अगर ये संभव है तो हम इसको क्या कर लेंगे, 1 नंबर को दे देंगे। अब 3 नंबर कार्बन का नाम लिख देंगे, आपका हो जाएगा प्रोपेन। अब COOH और OH दोनों अनुलग्न है, बट दिक्कत ये है कि इन दोनों में से किसको पहले लिखेंगे। अब वरीयता श्रेणी में अगर आप चलेंगे तो COOH पहले आता है और OH क्या आता है, बाद में आता है। जो वरीयता श्रेणी में पहले आता है उसका नाम हम लोग अनुलग्न लिखते हैं, अब बाकी का नाम क्या लिखते हैं, पूर्वलग्न। अब इसका नाम लिखेंगे कौन सा, हाइड्रोक्सी, और इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। एबीसीडी में ये C आएगा और ये क्या आएगा, H, तो C वाले का पहले नाम लिखेंगे, वो भी किसके साथ, स्थान के साथ। यह हो जाएगा 2 क्लोरो, और कितने पे, 2 नंबर पे भी आपका क्या जोड़ना होगा, हाइड्रोक्सी। इस तरीके से आप नाम लिखेंगे। ठीक, अब इतना नियम बहुत है 10th के लिए। हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले एल्केन का नाम, उसके बाद एल्कीन का नाम, धीरे 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 करके हम लोग क्या कर लेंगे। ठीक, पहला किसका नाम, एल्केन का नाम। और एल्केन की पहचान आपको होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल आबंध हो, इसके नाम के अंत में क्या जोड़ देंगे, N। ये है आपका IUPAC नाम। सिंगल आबंध हो तो एल्केन है, उसके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, N जोड़ेंगे। जैसे CH3 और CH3, 2 कार्बन का आप नाम लिखेंगे, एथ प्लस N, तो ये हो जाएगा क्या, एथेन। अगर आपको 3 कार्बन लिखना होगा, CH3 CH2 CH3, उठा के देख लीजिए, सारा क्या है, सिंगल आबंध है, और सिंगल आबंध है तो 3 कार्बन का नाम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और ऐसे ही अगर आपके पास 4 कार्बन हो, CH3 CH3 सॉरी CH2 और CH3, कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। इसी का एक और आप लिख सकते हैं, CH3 CH CH3, यह हो जाएगा CH3। कितने कार्बन आपके हो गए,
4 कार्बन, और ये भी हमारा क्या है 4 कार्बन। तो इन 3 कार्बन को आपको काउंट करना होगा, किसी भी परिस्थिति में आप चारों कार्बन काउंट नहीं कर पाएंगे। अब काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये हो जाएगा आपका 3 कार्बन का नाम लिखेंगे तो प्रोपेन, और इसमें क्या लिख देंगे 2 नंबर पे मेथिल। इस तरीके से आप नाम लिख लेंगे 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, बाकी कहानी कल शुरू होगा।